हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल नंबर 4.12। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और हम तीनों ही पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ए पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। ए पार्ट में हमें एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप दिया गया है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस्ड है, ये गिवन है। ठीक है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से सेट करें कि लूप जो है वो अपने ही अराउंड टर्न करने लगे या वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टर्न करे। तो हमें हिंट भी दिया गया है कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टर्न करना चाहिए लूप को। क्या ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है? क्या ऐसी कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेट की जा सकती है जिससे लूप हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहते हुए ही अपने ही अराउंड टर्न करे? ठीक है, तो इसको विजुअलाइज कर लेते हैं सिचुएशन को। देखिए, अगर ये पेपर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इस प्लेन में इस कॉइल को रखा गया। ये कॉइल करंट कैरी कर रही है। सर्कुलर लूप बोलिए या कॉइल बोलिए, एक ही बात है। तो ये कॉइल करंट कैरी कर रही है और किस में प्लेस्ड है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये गिवन सिचुएशन है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सेट की जा सकती है कि ये कॉइल अपने ही अराउंड घूमने लगे, ऐसे टर्न करे। ठीक है, ऐसा टर्न करे अपने अबाउट। तो जब अपने अबाउट करेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेगी और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी जो इसके सेंटर से पास होती हुई वर्टिकल लाइन, ये। ठीक है, तो ये पेन जो है ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सिस को। और कॉइल का रोटेशन आप देख पा रहे हैं। तो ये एक्सिस होगी, इसको आप वर्टिकल बोलोगे अगर पेपर को हॉरिजॉन्टल बोल रहे हो। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कॉइल टर्न कर रही है अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो हमें यही सिचुएशन फाइंड आउट करनी है कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सेट की जा सके कि ये ऐसे रोटेट करे। ठीक है, तो ये जो स्टिक मैंने इसके साथ अटैच की है कॉइल के साथ, ये इसका एरिया वेक्टर दिखाने के लिए की है। आप सबने पढ़ लिया है थ्योरी पोर्शन को, तो आपको ये पता है कि जो कॉइल है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, तो मैंने इसको परमानेंटली अटैच कर दिया है सो दैट बार बार सेट ना करना पड़े। तो ये इसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे रोटेट करेगी तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? रोटेट करना मतलब टर्न करना, और टर्निंग इफेक्ट कौन देता है? टॉर्क, है ना। किस क्वांटिटी से हम मेजर करते हैं? टॉर्क से। तो जब इसको रोटेट करेंगे, ये रोटेट होगी, तब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? तो हम कहेंगे ये प्लेन ऑफ रोटेशन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है। टॉर्क होगा इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग। तो एक्सिस कौन सी है? ये पेन वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो टॉर्क की डायरेक्शन भी कैसी हो गई? वर्टिकल। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कैसी है? वर्टिकल। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कॉइल की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये गिवन है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्लियर हो गई। बस हमने सोचना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमें ये पता है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को टर्न करने के लिए टॉर्क हमें पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई ए क्रॉस बी, एन आई ए बी साइन थीटा आपने पढ़ा है। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे लूप दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो आप एन नहीं कंसिडर करेंगे। आई ए क्रॉस बी इसका फॉर्मूला होगा। यहां से, इस रिलेशन से हमें यह पता लगता है कि टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा ए और बी जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ए और बी जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, जो भी ए और बी प्रोड्यूस करेंगे इसमें कॉइल में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर गिवन सिचुएशन को हम लेते हैं, कॉइल रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये इसका एरिया वेक्टर है, तो टॉर्क कैसे जनरेट हो सकता है ये सोचना है। ए और बी हमेशा एक प्लेन में होंगे टू क्रिएट द टॉर्क। ठीक है, तो एक प्लेन में लाने के लिए ये वर्टिकल प्लेन बना। वर्टिकल प्लेन में बी ऐसे भी हो सकता है
है ना। वर्टिकल प्लेन में बी ऐसे भी हो सकता है, ये एरिया वेक्टर है, ये बी है, तो दोनों एक प्लेन में हो गए, लेकिन होंगे कैसे, वर्टिकल प्लेन में। अगर ए और बी वर्टिकल प्लेन में है तो टॉर्क कैसा जनरेट करेंगे ए और बी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, वर्टिकल प्लेन ये है, ठीक है। तो टॉर्क अगर ये डायरेक्शन लेगा, मतलब इस प्लेन में होगा, तो कॉइल कैसे रोटेट कर सकती है, ओनली ऐसे, ऐसे, ठीक है। अपने अबाउट नहीं करेगी, ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। और हमें क्या कराना है, हमें कराना है ऐसे रोटेट। क्या ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई जा सकती है जिससे ये इस तरीके से टर्न करे, ठीक है। लेकिन जो गिवन सिचुएशन है, ये कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स्ड है और इस कॉइल के एरिया वेक्टर के हिसाब से बी वर्टिकल प्लेन में ही सेट किया जा सकता है, जिससे हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉर्क क्रिएट होगा, जिसके कारण ये ऐसे तो रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल के अबाउट करेगी, वर्टिकल के अबाउट नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा तरीका है, आप फॉर्मूला से समझ सकते हैं। फॉर्मूला से क्या समझे कि टॉर्क होता है आई ए क्रॉस बी, तो ए और बी एक प्लेन में होंगे, टॉर्क इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये जेड में होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। यहां पर ए और टॉर्क दोनों पैरेलली रिक्वायरमेंट में दिए गए हैं, मतलब टॉर्क भी ऐसा होना चाहिए और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों पैरेलली नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते। तो दोनों पैरेलली नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैंने आंसर लिखा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल कि इस तरह की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लगा दें जिससे ये टर्न करे अपने ही अबाउट, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हमारी डायरेक्शन है वर्टिकल टॉर्क की, लेकिन जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यही मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। टॉर्क इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट वी नोट torque is always perpendicular to the plane containing A vector and B vector. But in the given situation, torque and A both are in vertical direction. Torque और A vector दोनों ही कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में. So the required turning about vertical direction is not possible. ठीक है. आई थिंक इतना डिस्कशन काफी है इस पार्ट के लिए. थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है बट आप इसको क्लियरली समझें. थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बट इसको एक बार दो बार आप अच्छे से समझ लें. टर्निंग फॉर द गिवन लूप, जो सिचुएशन हमें दी गई है उसके लिए कोई भी बी अगर हम लगाएं तो उससे टर्निंग वुड बी पॉसिबल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, फॉर एनी बी. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है. मैंने हिंट के लिए ये भी लिखा है, फॉर एनी बी ए एंड बी विल बी इन वर्टिकल प्लेन, सो टॉर्क वुड बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो ये क्लियर हो गया है. दिस सिचुएशन विल नॉट बी पॉसिबल. चलिए बी पार्ट पर चलते हैं. बी पार्ट में एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप दिया गया है जो कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लोकेटेड है. और अगर ये लूप फ्री है टर्न करने के लिए तो हमें ये बताना है कि उसकी कौन सी ओरिएंटेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली होगी. और साथ ही साथ ये भी शो करना है कि इसी ओरिएंटेशन में फ्लक्स जो होगा, जो टोटल फील्ड के कारण होगा, वो मैक्सिमम होगा. टोटल फील्ड वर्ड जो यूज किया गया है वो इस वजह से किया गया है क्योंकि जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो अपना एक फील्ड बनाएगा. ठीक है, और दूसरा वो जो एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड है वो फील्ड होगी. तो एक्सटर्नल फील्ड प्लस फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लूप, इन दोनों के सम को कह रहे हैं टोटल फील्ड. तो इस टोटल फील्ड के कारण जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा इस ओरिएंटेशन में, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली ओरिएंटेशन है. तो इसका सोल्यूशन करने से पहले हमने किया हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल. तो मैग्नेटिक डाइपोल होता है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है
और मैग्नेटिक डाइपोल जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा है। तो टॉर्क उस पे एक्ट करता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है IAB sin थीटा। ये टॉर्क जब जीरो होता है तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। लेकिन टॉर्क जीरो होता है दो कंडीशन में, एक जब थीटा 0 डिग्री होता है और दूसरा जब थीटा 180 डिग्री होता है। थीटा जब 0 डिग्री होता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन होती है, और थीटा 180 डिग्री होता है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी किया है और इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल में भी ये आपको करना है। ठीक है, और आई होप आपने ये कर लिया होगा थ्योरी में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो क्लियर हो गया कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री, और थीटा है ए और बी के बीच का एंगल। ए एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर किसी भी सर्कुलर लूप का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, ये हम कई बार कर चुके हैं। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0। मैंने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई है। आप डायग्राम को देख रहे हैं, ये कॉइल है, ये इसका एरिया वेक्टर है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मैंने इसलिए शो किए हैं क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मैंने शो की है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा, अगर क्लॉकवाइज होगी तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा अंदर जाते हुए। ठीक है, तो आपको वही चूज करना है जो आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप चूज कर रहे हो। यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ये दिखाई है वर्टिकल अपवर्ड, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी मैं कैसा बना रही हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब करंट की डायरेक्शन कैसी हो, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, पैरेलल। तो अब हम बात करते हैं कि ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, वो अगर इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड आपने किया हुआ है राइट हैंड थंब रूल जो हम करते हैं। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के कारण होगा। इस लूप इस रूल से हम बता सकते हैं, तो कैसा होगा, ये अपवर्ड। ठीक है, तो इसके कारण जो लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, अपवर्ड, ऑटोमेटिकली अपवर्ड हो जाएगी। तो अब आंसर को समझते हैं कि इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तब लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल। इस वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनका सम होगा। और अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का सम होता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है BA cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन B एंड A। तो थीटा 0 डिग्री है, आप देख रहे हो। B टोटल की डायरेक्शन भी वही होगी जो इन दोनों की डायरेक्शन है, तो B टोटल की डायरेक्शन मैंने ये शो की। A और B के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इस वजह से cos ऑफ 0 कहलाएगा, और टोटल दोनों का सम होने के कारण दोनों की सेम डायरेक्शन है, इस वजह से B मैक्सिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, मैक्सिमम। अब आप ये सोच सकते हैं कि B टोटल इससे कम भी आ सकता था क्या, यस आ सकता है, अगर आप इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ले लें। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बजाय आप थीटा कोई और ले लें, जैसे एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं ले लेती हूँ करंट की, तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड हो जाएगा, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड हो जाएगा जिससे ये थीटा 180 हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण बीटी की वैल्यू कम मिलेगी, और कम मिलने के कारण फ्लक्स भी कम हो जाएगा, इसीलिए वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होगी। और हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें ये बताना है कि इस ओरिएंटेशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली ओरिएंटेशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं आप कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो A वेक्टर और B एक्सटर्नल कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। अगर ऐसा होगा तो A के कारण
ए अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है तो बी ड्यू टू लूप भी कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में। तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण बीटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इसी के कारण फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। हमें जो बताना था, फर्स्ट बताना था कि ओरिएंटेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, और दूसरा बताना था कि ये फ्लक्स इस ओरिएंटेशन में मैक्सिमम होगा। दोनों ही बातें क्लियर हो गई। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ए वेक्टर और बी एक्सटर्नल दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और दूसरा बी एक्सटर्नल और ए वेक्टर पैरेलल होने के कारण बी एक्सटर्नल और बी ड्यू टू लूप दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, जिसके कारण बी टोटल मैक्सिमम हो जाएगा, जिसके कारण फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमें एक इरेगुलर शेप का लूप दिया गया है जो कि करंट कैरी कर रहा है, जो लोकेटेड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये वायर फ्लेक्सिबल है तो हमें ये बताना है कि ये चेंज हो जाता है सर्कुलर शेप में क्यों। ठीक है, तो पहले हमें ये समझना है कि इरेगुलर शेप जो कि करंट कैरी कर रही है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो वो क्यों चेंज हो जाती है सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है, वो अपने साथ लिंक होने वाले फ्लक्स को मैक्सिमाइज करती है। ठीक है, और मैक्सिमाइज करने के लिए पहली चीज उसका थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और दूसरा होना चाहिए बी तो एक्सटर्नल है, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो तो फिक्स्ड है। एरिया अपना अगर वो बढ़ा सके तो वो मैक्सिमम कर सकती है अपने एरिया को। ठीक है, शेप अगर चेंज हो सकती है, तो यहां पर ये गिवन है कि वायर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। इसमें एक तो पहली कंडीशन तो क्या कि थीटा क्या होने चाहिए, 0 डिग्री। थीटा 0 होने के लिए बी और ए का एक दूसरे के पैरेलल होना जरूरी है, और अगर ए पैरेलल हो इसके लिए प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस शेप का प्लेन बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसका प्लेन कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। दूसरा, उसकी शेप ऐसी हो जो कि उसका एरिया अगर फिजिबल है, अगर पॉसिबल है, तो उसका एरिया मैक्सिमम हो उस शेप के लिए। तो गिवन पेरीमीटर के लिए अगर वो इरेगुलर शेप कन्वर्ट हो सकती है सर्कुलर शेप में, क्योंकि फ्लेक्सिबल दिया हुआ है, तो अगर कन्वर्ट हो सकती है सर्कुलर शेप में, तो सर्कुलर शेप एक ऐसी शेप है जो सेम पेरीमीटर में सबसे लार्जेस्ट एरिया एक्वायर करती है, एरिया कवर करती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप इसको एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई एक लेंथ का इरेगुलर शेप बनाइए, उसी को कैलकुलेट करके उसका सर्कुलर शेप भी बनाइए। सेम पेरीमीटर लेना है दोनों शेप्स का, और एरिया आप कैलकुलेट करें दोनों शेप का। आप पाएंगे कि जो एरिया है सर्कुलर शेप का वो लार्जर है इरेगुलर शेप से, सेम पेरीमीटर के लिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर एरिया लार्जेस्ट है तो इसका मतलब फ्लक्स भी लार्जेस्ट होगा। थीटा और बी भले ही हम दोनों का सेम कर दें, मतलब एंगल बिटवीन बी एंड ए सेम हो और बी की वैल्यू सेम हो जो कि एक्सटर्नल फील्ड है, तो अगर एरिया बढ़ जाए किसी तरीके से तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है, किस लिए होता है कि फ्लक्स क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। जो फ्लक्स लिंक हो रही है उस लूप के साथ वो कैसी हो जाए, मैक्सिमम। अगर जो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं होता तो शेप चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें दिया गया है तो शेप चेंज हो सकती है। तो इरेगुलर शेप में हमें देखना पड़ेगा कि किस शेप का एरिया सबसे ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सर्कुलर शेप का एरिया सबसे ज्यादा मिलेगा हमें, जिसके कारण ये फ्लक्स बढ़ जाएगी। के लिए ही ये लूप जो इरेगुलर शेप का था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कुलर शेप में। ठीक है, आई होप आपको तीनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच।